नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सरकार यूसीसी लागू करने के लिए एक कदम आगे बढ़ चुकी है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। ये कमेटी पहले अध्ययन करेगी, सुझाव आमंत्रित करेगी, उस पर विचार विमर्श करेगी और उसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। जैसे ही सरकार को रिपोर्ट सौंपा जाएगा, सरकार इस पर निर्णय लेगी। उत्तराखंड में जिस तरह से यूसीसी लागू किया गया, उसी तर्ज पे कमोबेश छत्तीसगढ़ सरकार भी आगे बढ़ेगी। लेकिन सरकार के इस निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी तौर पे बड़ी ही खींचतान देखने को मिल रही है। खींचतान इसलिए क्योंकि बीजेपी के दावे अलग, कांग्रेस के दावे अलग, क्योंकि आदिवासी प्रदेश छत्तीसगढ़ है। ऐसे में आदिवासियों के हितों का क्या होगा, यह भी एक सवाल बना हुआ है। खास करके कन्वर्टेड जो वर्ग धर्मांतरित हो चुका है, उनका क्या होगा। तो वहीं मुस्लिम महासभा भी इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि क्या केवल एक पक्ष को डोमिनेट करने के लिए इस तरह से कोशिशें की जाएंगी। तो क्यों बचा आखिरकार ये बवाल और क्या इसका अंजाम होगा, सरकार कब तक यूसीसी लागू करेगी, आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। के सियासी अखाड़े में एक देश एक कानून की नई पटकथा लिखी जा रही है। साई सरकार ने 5 विशेषज्ञों की समिति बनाकर यूसीसी की ऐसी बिसात बिछाई है जिसने विपक्ष का बीपी हाई कर दिया है। अब यह कमेटी उत्तराखंड जैसे राज्यों के पन्नों को पलटकर छत्तीसगढ़िया संस्कृति के लिए समानता का नया कुर्ता सिलने की तैयारी में है। दावा है कि शादी, तलाक और संपत्ति जैसे निजी कानूनों में एक रूपता लाकर सामाजिक बैलेंस बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि समिति की रिपोर्ट सौंपने के बाद राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा। बिल्कुल यूसीसी लागू होगा हमारे छत्तीसगढ़ में और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। रिटायर्ड जज देसाई, मैडम देसाई हैं, उनकी अध्यक्षता में गठन हुआ है। अब वो लोगों के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाके अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद यूसीसी लागू होगा। साई सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी। शादी, तलाक जैसे कई कानूनों की होगी समीक्षा। उत्तराखंड, गुजरात और असम मॉडल पर नजर। जनता और विशेषज्ञों से भी लिए जाएंगे सुझाव। आदिवासियों के अधिकारों पर सियासी बहस हुई तेज। कांग्रेस ने दागा सियासी तीर। अमरजीत भगत बोले यह सिर्फ भाजपा का राजनीतिक एजेंडा। छत्तीसगढ़ में यूसीसी को लेकर सियासी और तकनीकी पेंच उलझ सकता है। एक तरफ जहां एक देश एक कानून के तहत राजनीतिक नैरेटिव और चुनावी बिसात सेट करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 5वीं अनुसूची के संवैधानिक संरक्षण और 32% आदिवासी आबादी के पारंपरिक नियमों को सहेजना सबसे बड़ी चुनौती है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। हिंदुस्तान विभिन्नताओं का देश है। अनेक जाति, धर्म, समुदाय, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, सब लोगों का अलग अलग यहाँ पर स्टेटस है, स्थिति है और उसमें आप समान नागरिक संहिता और सबके लिए बराबर एक समान आप एक मापदंड में नापेंगे तो ये उचित नहीं होगा। केवल अपनी सरकार और सत्ता बचाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे और प्रपंच कर रहे हैं, ये इसका लोगों पे सकारात्मक असर मेरे को नहीं दिखता है, इसलिए ये उचित नहीं है। और यूसीसी के लिए देश के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रदान किया हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है। और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ की महती आवश्यकता है और जैसा रिपोर्ट आएगा उस पर सरकार त्वरित रूप से कार्यवाही करेगी। छत्तीसगढ़ में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करना किसी सियासी और कानूनी चक्रव्यूह से कम नहीं है। सूबे के 1/3 आदिवासी समाज की रूढ़िजन्य परंपराओं और 5वीं अनुसूची के कानूनी पेचों को संभालना सबसे टेढ़ी खीर है। नेताओं के बीच जारी स्वार पलटवार के बीच असल परीक्षा इसी बात की होगी कि क्या कमेटी आदिवासियों के विशेष संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ किए बिना कोई सर्वमान्य फॉर्मूला निकाल पाती है या फिर नहीं। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों छत्तीसगढ़ में इस पूरे मसले को लेकर बवाल मचा हुआ है। चले आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से वात्सल मूर्ति साहब है, आप विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। वात्सल जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह है, युवा नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पे है, बड़े ही तेज तर्रार तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष टेलीविजन डिबेट पे रहते हैं। सत्यप्रकाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ फहीम खान साहब जुड़े हुए हैं, आप मुस्लिम महासभा के सदस्य हैं। फहीम जी आपका भी बहुत स्वागत है। के शर्मा बतौर वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति के बेहद जानकार, हर पहलू को करीब से समझने वाले के जी है। के जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फहीम खान जी, मैं आपसे आज चर्चा की शुरुआत करता हूं। जरा बताइएगा, मुस्लिम महासभा को दिक्कत क्या है यूसीसी लागू करने को लेकर? फहीम खान जी। मुस्लिम महासभा को कोई दिक्कत नहीं है सर, मुस्लिम महासभा तो साथ में है। बस दिक्कत इस चीज की है कि समानता का अधिकार की जिस तरीके से ये बात करते हैं यूसीसी में, समानता का अधिकार देना सही है, लेकिन समानता के अधिकार के हिसाब से आप ने जनता से या समाज के कोई भी ऐसे वर्ग से आपने सवाल पूछा या बात की कि भैया समानता का अधिकार, भैया आप हमारे लिए समानता का अधिकार निकाल रहे हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, इसमें चेंज करने की जरूरत क्या? और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो भाई हमारे समाज और दूसरे मसीह समाज और दूसरे समाज में आप चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो भाई हमारे समाज के लोगों के साथ बैठ के चर्चा तो करें। आप मैनिफेस्टो तो दिखाएं, आप चर्चा में क्या चेंज करना चाह रहे हैं? आप सिर्फ अपनी चीजों को थोपे जा रहे हैं। भाई इस देश में बहुत से मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और उसके बाद बहुत से ऐसे मुद्दे जिसपे काम करना चाहिए सरकार को। नहीं, सरकार तो सिर्फ धार्मिक मुद्दों पे और नहीं फहीम जी, लेकिन जो कमेटी बनी है, फहीम जी जो कमेटी बनी है वो वही काम करेगी, सुझाव लेगी, राय लेगी, उसके बाद ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, सरकार को भेजा जाएगा। तो आप लोगों की जब बारी आएगी तो सुझाव दीजिएगा। दीगर राज्यों में भी इसी फॉर्मूले को अपना के यूसीसी लागू किया गया, फिर दिक्कत क्या है? अरे सर एक बात बताइए, इतना समानता का अधिकार की अगर आप बात करते हैं, आप हर जगह अगर समानता के अधिकार की बात करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पे बीजेपी की सरकार, तो मैं पूछना चाहूंगा कि अपने प्रधानमंत्री को क्यों महिला प्रधानमंत्री नहीं बनाती बीजेपी? क्यों महिला प्रधानमंत्री नहीं बना रही? क्यों बीजेपी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे अपने राष्ट्रीय में? क्यों महिला को नहीं आगे बढ़ा रहे? भाई आपको बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं, समानता के अधिकार के साथ में हम है। सिर्फ एक ही सवाल ये है कि भाई आप बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया वो कहीं गलत है क्या? ठीक है, चलिए मैं जवाब लेते हैं। वात्सल मूर्ति साहब हमारे साथ मौजूद है। फहीम जी आपकी बातें आ गई, मैं जवाब ले लेता हूं। वात्सल मूर्ति जी हमारे साथ मौजूद है। वात्सल जी जरा समझाइएगा, क्यों आप लोग इस तरह से धार्मिक मुद्दों को थोपना चाहते हैं? क्यों आप लोगों को लगता है कि प्रदेश और प्रदेश की बाकी जो मुद्दे हैं वो गौण है, केवल यूसीसी लागू कर देने से सब चंगासी जैसी चीजें दिखने लग जाएगी? अवधेश जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। अवधेश जी, फहीम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया, फहीम जी ने संविधान का नाम लिया और समानता के अधिकार की बात की, तो इससे ये तो समझ आता है कि फहीम जी बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानते हैं और संविधान में भी विश्वास रखते हैं। तो मैं फहीम जी को जवाब देना चाहूंगा। फहीम जी, यूसीसी के सबसे बड़े जो पैरोकार थे ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। आप जो है बाबा साहब अम्बेडकर का वो बयान 23 नवंबर 1948 का बयान सुनिएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कारण समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हम भारत में यूसीसी लागू न करें। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ही आर्टिकल 44 फोर्सफुली आर्टिकल 44 में एक क्लॉज डाला जिसमें यह बताया गया है, जिसमें स्टेट्स को डायरेक्ट किया गया है संविधान के द्वारा कि आने वाले समय में भारत का हर एक स्टेट अपने जो प्रदेश है वहां पर यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। संविधान में लिखा गया है कि पर्सनल लॉ के ऊपर होगा यूसीसी, और आने वाले समय में आप बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की बात कर रहे हैं ना, तो मैं उसी का आपको रेफरेंस दे रहा हूं। भाई आप तो मानने वाले हैं। अब अवधेश जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों सांप्रदायिकता फैला रही है, क्यों सांप्रदायिक मुद्दों को आगे कर रही है, तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। अवधेश जी, कांग्रेस और भाजपा, अगर आप 2014 से पहले और 2014 के बाद भाजपा को अगर कंपेयर करें ना, तो मुसलमानों को
और क्रिश्चियंस को, अल्पसंख्यकों को भाजपा की सरकार से जितना फायदा हुआ है ना अवधेश जी, आप पूरे 70 साल को एक तराजू में रख लीजिए और पिछले 10 साल को एक तराजू में रख लीजिए। हमारे 10 साल में माइनॉरिटीज को और स्पेशली मुस्लिम्स को जितना फायदा हुआ है वो डबल हुआ है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। 2014 के पहले मुसलमान जो है सिर्फ 5% थे गवर्नमेंट जॉब में। आप सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, आज 10% है। सिर्फ एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, पीएम आवास योजना में 40% आवास जो है मुसलमानों को मिले, यह रिकॉर्डेड फैक्ट है। 5 करोड़ आजादी के बाद से 2014 तक 3 करोड़ जो स्कॉलरशिप्स होते हैं, 3 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी गई थी। पूरी मैं 2014 तक का डेटा आपको दे रहा हूं। और सिर्फ पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने 5 करोड़ मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। मैं पूरे माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं। तो सांप्रदायिकता का भी जो आपने बात कहा वो भी एलिमिनेट हो गया। और फैज जी ने तो संविधान और बाबा अंबेडकर की बात की, वो भी गया। और फिर ये भी कह रहे थे समानता का अधिकार। तो भाई फहीम भाई, उसी संविधान की आर्टिकल 14 और 15 ये कहता है कि महिलाओं को और पुरुषों को इक्वल समानता का अधिकार मिलना चाहिए। मगर माफी चाहूंगा, आपके समाज में महिलाओं के साथ क्या बर्ताव, ये समानता का अधिकार तो नहीं था। हर समाज में होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपके समाज को पॉइंट आउट नहीं कह रहा हूं। ठीक है वात्सल जी, मैं लौटता हूं आपके पास। आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाबा अंबेडकर चाहते थे। ठीक है वात्सल जी, आपकी बातें आ गई। मैं जब लौटता हूं, मैं सत्यप्रकाश जी का रुख करता हूं। सत्यप्रकाश जी, 70 साल में आप लोगों ने जो नहीं किया, वात्सल जी कह रहे कि साहब 14 साल में हो गया, आंकड़े के साथ बता रहे। वो केवल जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहे, वो आंकड़े बता रहे। जरा जवाब दीजिएगा, क्यों आपको ऐसा लगता है कि विविधता के देश में बीजेपी षड्यंत्र कर रही है यूसीसी के माध्यम से? क्यों ऐसा लगता है आपको? अवधेश जी देखिए, अभी आपने बोला कि वात्सल्य जी ने आंकड़ों के साथ बातें की, सिर्फ जवानी खर्च नहीं की। देखिए यही मेरे को ना, बीजेपी को ये चीज मेरे को अच्छी लगती है कि जब स्क्रीन पे आते हैं ना तो एक्टिंग, प्यार भरी बातें, मुंह से ऐसे बातें करेंगे जैसे इनके जो कमल छापे वो मुंह से ही गिर रहा है। मगर वही फिर उल्टा क्या होता है, हिमंता बिस्वा शर्मा, इतना परेशान कीजिए अल्पसंख्यक को, इतना परेशान कीजिए अल्पसंख्यक को कि वो प्रदेश छोड़ दे। उसके बाद और भी इनके नेताओं को किस तरह से बयानबाजी आती है, वो मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल भी नहीं करता। कैसे याद रहेगी सत्यप्रकाश जी? अपनी विरोध की बातें कैसे याद रहेगी? मैं अवधेश जी और सुनिए ना, अभी मैं जी वही मैं याद दिला रहा हूं, वही मैं बोल रहा हूं, अपनी याद दिला रहा हूं। अब देखिए, अब मैं एक बात बोलता हूं। अभी उन्होंने आंकड़े की बात की, मैं भी आंकड़ा बता देता आपको। लेबर मार्केट एनालिसिस का रिकॉर्ड आंकड़ा जो है वो बता रहा है कि मुस्लिम लोगों की हिस्सेदारी, जो भी रोजगार की बात करें, हिस्सेदारी नेशनल एवरेज से भी कम है। मात्र 18% मुस्लिमों को रोजगार मिला है 12 साल के अंदर, मात्र 18%। पहली बात। दूसरी बात, अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार 19% बढ़े 2019 के बाद। ये मैं नहीं बोल रहा, एनसीआरबी डाटा बोल रहा है। और आज ये माइनॉरिटी की बात कर रहे, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जब 2014-15 हमारी सरकार गई केंद्र में, तब जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो बजट था 3734 करोड़ था, वो 2023-24 तक आते आते 3097 करोड़ हुआ। मतलब 17% की गिरावट उसमें कमी कर दी गई है। और ये बात करें कि हमने बहुत माइनॉरिटी को बढ़ावा दिया, तो ये दिखता है क्यों माइनॉरिटी। अब मैं फिर वही सवाल पूछूंगा, लोकसभा कितने माइनॉरिटीज है, इनके सांसद विधायक कितने, अब उस पर चला जाऊंगा। मगर देखिए, मैं मूल बात पर आना चाहता हूं कि मुद्दे की बात। देखिए, अभी कमेटी बनी है, मैं अच्छी बात है, कमेटी बने, क्या आएगा क्या हो जाएगा, विधानसभा में जब चीजें आएगी तब चर्चा होगा। मगर बिल्कुल हम चाहते हैं कमेटी बने तो उसके बाद क्या होता है कि क्या प्रदेश से अल्पसंख्यकों को निकाल देंगे क्या, या जितने भी अल्पसंख्यक उनको प्रदेश से निकाल देंगे, या जो हिंदू धर्म के हैं उनको क्या सोने की थाली मिल जाएगी क्या? ठीक है, चले मैं बात होगी कि ठीक है, ये आंकड़ों के बाजीगरी से परे हट के जगह मैं पब्लिक के बीच की एक बात कर लेता हूं। मैं के शर्मा जी मौजूद है। फहीम जी, मैं आऊंगा लौट के आपके पास, जवाब दीजिएगा इत्मीनान से आप। के जी जब बताइए, इन आंकड़ों के बाजीगिरी को नेताओं को करने दीजिए, राजनीतिक दलों को करने दीजिए, जनता जनार्दन को क्या यूसीसी से बताइए। देखिए, इसमें पहली बात तो है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, हम सब वही बात कर रहे हैं, और 32% आरक्षण है उनको। और अभी विजय शर्मा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि आदिवासियों को अलग रखा जाएगा यूसीसी से। एक बड़ी बात तो यहाँ पे अलग हो जाती है जी। अब उसमें साथ ही इसका पीछे भी और जाएंगे, विजय शर्मा की बात को भी यदि क्रॉस करते हैं कि प्रारूप कमेटी जो है वो यदि इस ढंग से कोई बात लाती है, तो वो आप देख लीजिए, उत्तराखंड में आप देख लीजिए, वहां भी इसी तरह से आदिवासियों को अलग रखा गया है। गुजरात में 15% आदिवासी है, वहां भी अलग रखा गया है। तो आदिवासियों की परंपरा को संरक्षित करने की बात लगातार कही जा रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता है कि परंपरा या पेशा कानून या इन सबको देखते हुए उनको कहीं टच किया जाएगा, एक बात। दूसरी चीज ये है कि मुसलमानों को लेकर जो बात आती है, तो शरिया कानून को लेकर क्या
कमियां हैं उसको दूर करने को लेकर को जो बुद्धिजीवी मुसलमान है वो आगे आना चाहते हैं, चाहे मौखिक तलाक की जो बात आ रही है उसकी बात कहें, या महिलाओं को 2:1 का, शायद अभी फहीम जी स्पष्ट कर देंगे, 2:1 का उनको मिलता है, 33% ही संपत्ति में अधिकार मिलता है। यदि उनको बराबर का अधिकार मिलता है पुरुषों को, तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? आपत्ति कर सकते हैं प्रारूप कमेटी के पास, लेकिन बाकी जगह भी यही बातें आई है। लिव इन रिलेशन को लेकर जो बातें आ रही है कि इनका भी पंजीयन होना चाहिए, कि विवाह का पंजीयन होना चाहिए, सभी को यदि पंजीयन की बात आ रही है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? तलाक के समान नियम यदि होते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? यदि फहीम भाई की बात या समाज की बात को स्वीकारते हैं तो सबको उसी तरह से तलाक की एक अनुमति मिल जाएगी, समान रूप से सबको बात होनी चाहिए। जो सुधार की बात हो रही है, संपत्ति में समान अधिकार की बात तो कही जा रही है, उसी तरह से विवाह, तलाक, संपत्ति, इन्हीं को लेकर चर्चा होनी है। इसको लेकर जो कमियां जिन राज्यों में हुआ है उनका अध्ययन किया जा रहा है। तो जिन राज्यों में यही स्थिति जो मैं बता रहा हूं, ये प्रावधान इसी प्रकार से है कमोबेश, असम में भी वही है, गुजरात में भी वही है, उत्तराखंड में भी आप देखेंगे वही है। तो इन सबको लेकर महिलाओं में सुधार की बात, 3 तलाक मौखिक रूप से है, यदि इसको बंद किया जाता है, शरिया कानून में जो चीज है उसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको चर्चा में आती है कि उनको लागू नहीं होना चाहिए। यदि देश में समानता के रूप में जिन विषयों पर समान कानून हो सकता है उन्हीं को लागू करने की बात मुझे लगता है कि प्रारूप कमेटी आएगी और विधानसभा में जब आएगा तो इसी तरह से बातें आएगी। लेकिन इसमें सभी के विचारों को लेने के लिए जो समिति बनाई गई है, मुझे लगता है कि प्रमोद जी पहली बार प्रथम दृष्टया तो कम से कम इसको स्वागत होना चाहिए। चलिए ठीक है, फहीम साहब जब बताइएगा कि साहब आप जिस संविधान की दुहाई दे रहे थे, वात्सल्य जी ने कह दिया कि साहब बाबा साहब अम्बेडकर ने तारीख के साथ क्या कहा था, फिर क्यों आपत्ति? अगर महिलाओं को समान हक मिले, सभी को एक समान नागरिकता के हिसाब से उनको अधिकार मिले, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत मैंने तो पहले ही कहा भैया, हमको समानता के अधिकार से दिक्कत है ही नहीं। एक बात बताइए, जब हमारे पैगंबर साहब इस दुनिया में आए थे तो सबको पता है कि उन्होंने जो सती प्रथा है उसको बंद करवाए थे। आप समानता की क्या बात कर रहे हैं? हमारे धर्म में कौन बोलता है कि समानता का अधिकार नहीं है? भाई हमारे धर्म में तो बेटी को जायदाद में हक देने का अधिकार है, ठीक है। बेटियों के साथ सब 3 तलाक का जो मामला है, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि भैया हमारा जो धर्म है उसको राजनीति से दूर रखे कृपया करके, चाहे कोई भी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, उसको राजनीति से दूर रखे। राजनीतिक मुद्दा, अभी देश में राजनीति का मुद्दा ये होना चाहिए कि भाई जो पेपर लीक हुआ है ना, मैं प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगा कि जो पेपर लीक हुआ है वो मेन मुद्दा है, यूसीसी तो मुद्दा ही नहीं है। जो भविष्य, देश के जनजीत का भविष्य खराब हो रहा है वो मुद्दा है। आज जो हमारे पास बेरोजगारी है वो मुद्दा है। पेट्रोल में इतनी महंगाई है वो मुद्दा है। भाई जो चावल हम खरीदते थे वो महंगाई है, वो मुद्दा है। चावल मैं भी खरीदता हूं, चावल आप भी खरीदते हो, यहां तक कि जो गैस सिलेंडर है वो मैं भी खरीदता हूं, और शायद जो यहाँ मेरे प्रवक्ता भाई साथी बैठे हैं वो भी खरीदते होंगे, कि अगर नहीं खरीदते होंगे तो बात अलग है। मेरे यहाँ तो 1000-1200 का सिलेंडर आ रहा है, शायद प्रवक्ता जी क्या कम आ रहा है। यूसीसी से मेरा मेन मोटिव ये है सर, समानता का अधिकार। मैं तो चाहता हूं समानता का अधिकार मिले, सबको मिले, देश में सबको समानता का अधिकार मिले। मैंने कब कहा कि नहीं मिले? लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई समानता का अधिकार देने से पहले, जैसे आपने 3 तलाक का डिसीजन पास किया था, भाई वैसे आपने अपनी मनमर्जी से पास कर दिया, चलिए उसके बाद क्या हुआ उसका? आप समानता का अधिकार देने से पहले भाई जिस समाज को आप समानता का अधिकार देना चाहते हो उस समाज के साथ बैठे तो सही, ठीक है, बैठ के ठीक है, लेकिन फहीम साहब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ना। ठीक है फहीम साहब, थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा। कमेटी अभी गठित हुई है, कमेटी के लोग आएंगे, बातचीत करेंगे। किस चीज का इंतजार करें जी? ठीक है, मैं जब वात्सल साहब के पास जाता हूं, वात्सल पहले एक बात बताइए, आपके घर 1 सेकंड का मुझे समय दीजिएगा। मैं आपके घर रिश्ता लेके आता हूं, लड़की का या किसी का रिश्ता लेके आता हूं आपके घर में, तो मैं आपसे पहले रिश्ते के लिए बाहर बात करूंगा ना कि भाई आपके घर में रिश्ता लेके आ रहा हूं, कि मैं सीधा आपके घर में रिश्ता लेके पहुंच जाऊंगा 4 लोगों के साथ में, आप बोलोगे लड़की दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है सर। चलिए ठीक है, थोड़ा सा सामाजिक जैसा आपका सवाल है, वात्सल साहब चाहें तो जवाब दे दे। लेकिन वात्सल जी जरा बताइएगा कि साहब 32% आबादी घोषित तौर पे आदिवासियों की, जिनका ये प्रदेश माना जाता है, लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को आप इससे बाहर करेंगे, और धर्मांतरण का सबसे बड़ा मुद्दा आज इसी क्षेत्र में है। डीलिस्टिंग को लेके हजारों की संख्या में आदिवासी सड़कों पे हैं, सड़क से लेके सदन तक उसकी गूंज सुनाई देती है। फिर ऐसे में क्या आपको लगता है कि यूसीसी के जरिए केवल एक बड़े पक्ष को छोड़ के इस पक्ष पे काम करने से बेहतर हो पाएगा? खास करके छत्तीसगढ़ जो आदिवासी बाहुल्य राज्य है, 44% भूभाग इससे कट जाएगा।
देखिए अवधेश जी, मैं ये मानता हूं कि देश के सामने, हमारी सरकार के सामने आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपने 1 करोड़ 10 लाख आदिवासियों की बात की, डीलिस्टिंग की बात की, कन्वर्जन की बात की, सारी बातें की। ये सारे चैलेंजेस है, मगर इसका क्या मतलब ये है कि जो हम जब तक सारे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाएंगे तब तक यूसीसी को लेकर आगे ही ना बढ़े। नहीं, सारी चीजें एक एक करके हमारी सरकार सॉल्व कर रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है जी। मैंने उन्हें मुद्दा नहीं बताया। मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि आदिवासियों को इससे पृथक रखा जाएगा, तो ये आदिवासी वर्ग के बीच की समस्या है कि साहब डीलिस्टिंग को लेकर, डीलिस्टिंग किनके लिए, जो धर्मांतरित हो गए, तो वो उसे कैसे आप समानता का अधिकार दिलाएंगे? हजारों लोग सड़क पर उतर गए कि साहब जो धर्मांतरित हो गए उन्हें आदिवासी वर्ग से बाहर करिए। तो अगर उनके लिए यूसीसी में कुछ प्रावधान जोड़े जाए तो संभवतः एक साथ आपकी दो समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने अवधेश जी, और इसीलिए अभी कमेटी का गठन हुआ है। देखिए, ये कमेटी सुझाव लेगी। इसमें अवधेश जी आप भी सुझाव दे सकते हैं, कांग्रेस भी सुझाव दे सकते हैं, फहीम जी भी, और हमारे प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख जिन आदिवासियों की आपने बात की, हर किसी से सुझाव लिया जाएगा और सर्वसम्मति से। आज आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, क्या वहां पर आदिवासी समाज दुखी है? क्या वहां पर मुस्लिम समाज ने कुछ राइट्स किया, दंगे किए क्या? आज गुजरात में यूसीसी लागू है, असम में लागू है, यहां पर आदिवासियों की एक बड़ी आबादी है, मुस्लिमों की असम में बड़ी आबादी है, मगर शांतिप्रिय तरीके से हुआ है ना। यानी हमारी सरकार ने सबको साथ लेकर चला है, ऐसा नहीं है, सबके सुझावों को सम्मिलित किया गया। सिर्फ फहीम जी या कांग्रेस के कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है या एंटी शेड्यूल ट्राइब है, तो ये कहना गलत है। हमारी सरकार, आज कमेटी का गठन हुआ है, सबसे सुझाव लिए जाएंगे, सबको साथ लेकर ही आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, मतलब ये माना जाएगा कि कागजों पे आप यूसीसी लागू करेंगे, धरातल पे जैसे धर्मांतरण कानून लागू हुआ उसी तरह से कमोबेश चीजें चलती रहेंगी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कागज में भी चीजें लागू होंगी। देखिए, कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है अवधेश जी, चीजें सिर्फ पेपर में नहीं होती। यहां धारा 370 भी असंभव कहा गया था, ट्रिपल तलाक भी असंभव कहा गया था, मगर आज जमीन पर कार्यवाही भी हो रही है। यूसीसी भी असंभव ही कहा जाता था, मगर वो पेपर में भी आएगा और धरातल पर भी आप देखेंगे। यूसीसी असंभव कहा जाता था, कागज से लेकर धरातल तक। ठीक है, कागज से लेकर धरातल तक बीजेपी की सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है लागू करने के लिए। क्या करेंगे आप लोग, बताइए कैसे काम चलेगा? जी देखिए, अभी मैं एक बस बात बोलना चाहता हूं। अभी ये 370 की बात कर रहा था, एक लाइन बस बोलूंगा। अब 370 की बात की कि संभव लगता था, मगर हमारे बेचारे रायपुर के भी साथी थे, वो गए वहां, रायपुर निवासी, उनको गोली मार दी गई 370 हटने के बाद भी, और ये अपनी पीठ थपथपा रहे कि 370 हटा दिया हमने। ये बहुत दुखद है, ये मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इस पर कटाक्ष करना चाह रहा था। अब देखिए, इन्होंने बात की कि हम हर चीज लागू कर दें। आपको मालूम होगा अवधेश जी, आप बहुत तेज तरह पत्रकार है, 2014, 2019 और 2024 ये तीनों लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र में केंद्र, पूरे भारत देश में यूसीसी लागू करने की बात बीजेपी ने की थी अपने घोषणा पत्र में। और 2018 में विधि विभाग ने रिपोर्ट दी केंद्र सरकार को कि देश उस हालात में नहीं है कि यूसीसी लागू हो सकता है। तो केंद्र की सरकार क्यों पीछे हटती, और ये प्रदेशों की सरकार क्यों होड़ लगा रही है कि हम पहले करेंगे, हम पहले करेंगे। अब ये बात कर रहे थे कि वहां पे हर चीज शांति से हो गया। मणिपुर में आपकी सरकार है ना, लागू करके दिखा दीजिए। नागालैंड में आपकी सरकार है ना, लागू करके दिखा दीजिए। त्रिपुरा में आपकी सरकार है, लागू करके दिखा दीजिए। तो ये दिखता है कि आप हर राज्य में राज्यवार आप कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ पे जिस तरह से आदिवासी 32% है, उनके ऊपर पेशा कानून का क्या होगा बता दीजिए, उनकी रीति रिवाज का क्या होगा बताइए आप। और सबसे महत्व, उद्योगपतियों को कहीं लाया जा रहा है, क्योंकि यूसीसी लागू करके कानून बना देंगे, क्योंकि अभी आदिवासी की जमीन आदिवासी खरीद सकता है, और आप वो कानून लाके कहने के उद्योगपतियों का हाथ देना चाहते हैं। समझाइएगा हो चुकी है, कि क्या इसे चुनावी शगुफा या राजनीतिक हक में लिया गया एक ऐसा फैसला जो कागज पे तो होगा, लेकिन धरातल पे जिस बात को मैं वात्सल्य जी को कह रहा था कि साहब प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू है, लेकिन आज भी धर्मांतरण को लेकर जो विवाद है वो दिखाई पड़ता है, सड़क पे लोग उतरे हुए हैं। इसका क्या केवल राजनीतिक लाभ होगा या वास्तविक में समाज सुधार के लिए एक बड़ा पहल, बड़ा कानून इसे माना जाएगा?
कानून तभी लागू होता है जनता के बीच में जब उसकी स्वीकार्यता जनता में हो, जनता में जागरूकता हो कि इस तरह से कानून है। कोई भी समाज यदि अपना डिसीजन कर रहा है, उसके जो दोनों ही पक्ष स्वीकार करें, यदि बहुविवाह की बात है या संपत्ति बंटवारे की बात आ रही है, उसको यदि बंटवारे को सभी स्वीकार कर लिए, कोई थाना कोर्ट तक नहीं जाएगा, तब तक कानून क्या करेगा? कानून के दायरे में तभी आएगा जब कोई सी तलाक का विरोध होता है, किसी तरह से वहां पे आप जाके बोलेंगे कि मेरे को संपत्ति का आधा का अधिकार है। कोई मुस्लिम महिला यदि जाके खड़ी होती है कि मेरे को 50% अधिकार है, तो कानून उस ढंग से काम करेगा। ग्राम सभा उसी ढंग से बहुत सारे विवाद जो आप देखते हैं, चोरी के मामले हो, रेप के मामले, बहुत सारे को वही निपटा देते हैं, शादी करा देते हैं लड़का लड़की के बीच में। बहुत सारे डिसीजन, हर चीज को आप कोर्ट के माध्यम से नहीं पहुंच पाता वहां तक, लेकिन जब पहुंचेगा कानून में तो न्यायाधीश जो है वो कानून के आधार पे कानून सम्मत निर्णय लेगा। ये हो गई बात धर्मांतरण को लेकर। अभी आप जाएंगे, शिकायत करेंगे तो उस पर कार्रवाई। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। वात्सल्य जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, फहीम जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इस बात को समझिएगा कि राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। अब एक कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी, क्या लोगों से सुझाव लेगी, और छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य में इसका पालन और लागू कैसे होगा, ये एक सवाल बना हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने हुए BSTV के साथ, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।